नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बहुत जल्दी आपका हेल्थ इंश्योरेंस काफी ज्यादा आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने हेल्थ इंश्योरेंस में आपके हिसाब से आसान बदलाव करने के निर्देश तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को दिए हैं। और बहुत ही सरल भाषा में अब आपको समय दर समय जो पॉलिसी की बारीकियां होती है, टेक्निकल बारीकियां होती है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको समझाएगी। साथ ही बहुत ही जल्दी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिलेगी। इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, ये समझेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्लेम बढ़ने से क्या हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ सकते हैं। इस पर खास चर्चा करने के लिए आज है हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान। परिचय करा देते हैं। हमारे साथ है आज राकेश जैन, यह है ईडीएन सीईओ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी बुलाने के लिए। राकेश जी, आपसे चर्चा करते हैं शुरू। उससे पहले जरा शो में क्या खास है अपने दर्शकों को बता दें। आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। आज हम शो में जानेंगे क्या क्लेम बढ़ने से बढ़ेगा आपका प्रीमियम। साथ ही समझेंगे बीमा की कौन सी जानकारी अब आपको मिलेगी। फिटनेस का हेल्थ प्रीमियम से क्या है कनेक्शन। साथ ही ये भी जानेंगे आरोग्य संजीवनी बनेगी क्या और खास। चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। राकेश जी है हमारे साथ। राकेश जी, जैसे जैसे हमने कोविड में देखा, लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति रुचि तो बढ़ी ही है, लेकिन कोविड पिछले साल हमने ये शायद अनुमान नहीं लगाया था कि कोविड के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक साल के बाद हम ऐसे समय में खड़े हैं जब बहुत सारे कोविड के मामले हमारे देश में भी आए। हालांकि हम थोड़ा बेटर हैं अब, लेकिन जो क्लेम के मामले बढ़े कोविड की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस में, उससे क्या लगता है आने वाले समय में प्रीमियम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। स्वाति जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोगों को ये धारणा रहती है कि जो क्लेम्स है वो अलग है और प्रीमियम है वो अलग है। मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ थोड़ा कि इंश्योरेंस की जो हम लोग प्रीमियम की जो प्राइसिंग करते हैं, जो कि जनरली एक्चुरियल एक एस्टिमेशन होती है, वो हम लास्ट 3 साल का क्लेम एक्सपीरियंस देखते हैं और फिर उस क्लेम एक्सपीरियंस में हम ये देखते हैं कि वो उसमें एक्सेप्शन क्या है, उसमें कोई अलग चीज़ है, कोई स्क्यू है, कोई नई चीज़ है, और फिर उस हिसाब से हम एडजस्ट करके जनरली एक प्राइसिंग का व्यू लेते हैं। सेकंड चीज़ हम ये भी देखते हैं कि आगे जाके प्राइस बढ़ने वाली है, घटने वाली है, क्या होता है, हॉस्पिटल के चार्ज क्या होने वाले हैं, क्योंकि आप हर लोगों को हर तरह की अच्छी सुविधाएं भी देना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के जनरली जो आईआरडीए की रेगुलेशंस भी हैं, वो ये बोलती हैं कि आप क्लेम्स को देख के एक समय के हिसाब से के बाद ही आप हमारे पास आ सकते हैं। आईआरडीए बोलती है कि मिनिमम 12 महीना जो होता है, आपने कोई भी प्राइस आप बनाती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और जनरली आप देखें तो 12 महीना तो मिनिमम है। लोग जनरली 2-3 साल में जाके प्राइस को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो कोविड भी एक तरीके का मेडिकली कॉस्ट है। वो कॉस्ट आके दूसरे कॉस्ट के संग जुड़ के यदि प्रीमियम से ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा प्राइस एडजस्ट होने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि हेल्थ इंश्योरेंस इटसेल्फ भी बहुत ग्रो कर गया है। जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि अब की बार हम देख रहे हैं 25-30% हेल्थ इंश्योरेंस भी बढ़ा है, तो कोविड का इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट और इंक्रीज इन प्रीमियम के तरीके से देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। और कोविड को यदि हम वन टाइम सोचते हैं कि भाई आगे नहीं हो, शायद होपफुली सेकेंड वेव नहीं आए या कोई अस्पताल के चार्ज नहीं बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद मैं नहीं सोचता हूँ कि हो सकती है। क्योंकि लोग आप तो एक बहुत ही फ्रंट लाइन इंश्योरेंस कंपनीज को हेड करते हैं, इसलिए लोग आपसे ही शायद समझना चाहें, जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर समझें, अगर कुछ अनुमान आप दे सके, लगभग कितना परसेंट तक एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर मानिए बढ़ोतरी होगी भी, और कब से नए फाइनेंशियल ईयर से हम एक्सपेक्ट करें। जी स्वाति जी, पहली बात ये कि हर एक कंपनी की अलग अलग एक्सपीरियंस होती है। सो प्राइसिंग जो होती है वो हर कंपनी को अपने तरीके से एक्सपीरियंस वाइज फाइल करनी पड़ती है, और इसका 1 अप्रैल से कोई लेना नहीं है। ये कोई फाइनेंशियल ईयर का या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा ये मानना है, जैसे मैं मेरी ओके। कंपनी की बात करूँ, तो हम लोग जो है रफली हमारा, हम जो है साल का 2000 करोड़ का मान लीजिए हेल्थ लिखते हैं, हर तरह का हेल्थ, चाहे रिटेल हो, कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो। तो उसमें हमारी कोविड की हिट आई है 200 करोड़ के आसपास।
तो रफली 10% बढ़ गया है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 10% हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी की मान लीजिए उससे प्रोपोर्शन ज्यादा है, 15, 20, 25 आ जाए, तो शायद उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। ये कोई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि हर आदमी ने इकट्ठे एक जैसे करना है। ये कोई पेट्रोल डीजल की तरह नहीं है कि सबकी इम्पैक्ट एक जैसी आएगी। ओके। तो आप लगभग कह रहे हैं 10% तो मिनिमम एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ, अपनी अलग अलग कंपनीज का जो है, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो 10% तक हम इसको मान मैं सकते मैं हैं। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ राकेश जी, ये भी 10% समझना। इम्पैक्ट है। मैं बोल रहा हूँ 10% का इम्पैक्ट है, लेकिन जी। चूंकि ग्रोथ आ रही है वो उसमें एब्जॉर्ब हो ओके, जाएगा। सो 10% का मेरा इम्पैक्ट है। मानना है ओके, एटलीस्ट हमारी कंपनी में ठीक हमको है। नहीं लग रहा है कि हमको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही सर। अब आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं समझना ये चाहती हूँ आपसे कि कोविड के टाइम पर कई नई पॉलिसीज़ जो हैं काफ़ी सारी कंपनीज लेकर आई। कोविड स्पेसिफिक पॉलिसीज़ तो थी ही, लेकिन रेगुलेटर के निर्देश के बाद कोरोना कवच, कोरोना रक्षक, ये पॉलिसीज़ लॉन्च की गई। थोड़ा समय उनको हो गया है। अभी क्योंकि कोविड पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, हालांकि वैक्सीन आने से थोड़ी राहत तो है, लेकिन हमने देखा कई राज्यों में एक सेकेंड वेव की तरह मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। आप के पास किस तरीके की जानकारी, डेटा है? क्या अभी भी लोग कोरोना कवच जैसी पॉलिसी, कोरोना रक्षक पॉलिसी ले रहे हैं, और क्या आगे भी लोगों को लेनी चाहिए ऐसी पॉलिसीज, कोविड स्पेसिफिक पॉलिसीज? देखिए, लोगों को इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये सबसे जरूरी चीज है। लोगों ने इस बात को समझना चाहिए कि इंश्योरेंस आपको किसी भी तरीके के सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल यदि हिट आती है, बीमार पड़ते हैं, तो वो करती है। अब लोगों की अफोर्डेबिलिटी जो है वो टाइम टू टाइम वेरी करती है। कोरोना रक्षक, कोरोना और ये सब जो पॉलिसी आई थी वो खाली एक सिंगल इवेंट के लिए आई थी। तो यदि लोगों को डर ये है कि भाई एक ही इवेंट है और हम उसमें बीमार पड़ सकते हैं, या हमारे पास अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, हम ज्यादा प्रीमियम नहीं खर्च कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, भले ही कम हो गया है। और कोरोना एकदम खत्म होने की उम्मीद कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट 12 महीने में भी हो। तो यदि सस्ती पॉलिसी लेनी है और एक एक मेजर इवेंट से बचना हो, तो कोरोना पॉलिसी ठीक है। लेकिन यदि किसी ने सोचना है कि भाई मेरे को हेल्थ की रिस्क ही बढ़ गई है, अब हमको माहौल में दिख रहा है, हमको समझ में आ रहा है कि अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, अब जैसे मानसून है, मान लीजिए डेंगू मलेरिया भी हो सकता है, या कोई और भी तरीके से आप एक्सीडेंट भी होते हैं, यदि एक ग्रेटर कॉन्शियसनेस आती है, तो मेरे हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस इटसेल्फ, जो कि कोरोना ये सब चीज सबको कवर करती है, उसी को लेना बेहतर है। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट का भी जो रुझान है, यदि आप देखिए, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान बीमा योजना ले लीजिए, या जो आईआरडीए ने जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उन्होंने दोनों चीज को प्रमोट किया। उन्होंने कोरोना प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट किया, उन्होंने स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट भी प्रमोट किया है। सो लॉन्ग रन के हिसाब से देखा जाए तो स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट बेहतर चॉइस है। नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, या थोड़ी आर्थिक व्यवस्था यदि नाजुक है, तो मेरे ख्याल से मिनिमम कोरोना प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। इसमें दो बार सोचना नहीं चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली हमने देखा भी है, और कई बार हम ये भी सोचते रह जाते थे कि हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ले, कितना हेल्थ इंश्योरेंस ले, लेकिन कोविड ने हम सबको इस बात की कम से कम समझ दे दी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट हम सबके लिए है। और कोविड रिलेटेड तो डेफिनेटली कई जो कंपनीज है पॉलिसीज लेकर आई। एक सवाल एक्चुअली हमारे पास राकेश जी रिन्यूअल को लेकर आ रहा है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने की कोरोना कवच पॉलिसी ले ली थी, क्या उनके पास चांस है कि वो उसको रिन्यू करा सकें, क्योंकि अभी तो कोविड का डर खत्म नहीं हुआ है? ये अभी एक बहुत ही रिसेंट डिस्कशन आया है कि यदि पॉलिसी 3 महीने वाली है और वो खत्म हो रही है, तो क्या आईआरडीए हमको परमिट कर रहा है कि उन पॉलिसियों को हम आगे तक वापिस से रिन्यू कर सकते हैं। हाल फिलहाल चूंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, नया बहुत जल्द आईआरडीए की डायरेक्शन आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी को आप रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये तो कोविड और कोरोना से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियां हैं जो समझना बेहद ज़रूरी था। एक और जो ज़रूरी जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले हाल फिलहाल में, वो ये हुआ है कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इंश्योरेंस कंपनीज को कहा है कि आप बिल्कुल ही सरल भाषा में इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां हैं जो कई बार शायद लोगों को मालूम ना होती हो, टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से, या उनको जानकारी देने के पर्पस से वो बताएं। इसका पर्पस क्या रहा है राकेश जी, आप ही समझना चाहेंगे, और एक पॉलिसी धारक को इससे फायदे क्या होंगे?
पॉलिसी धारक को जो आईआरडीए बोलना ये चाहता है कि आपको एक स्टैंडर्ड जानकारी होनी चाहिए अपनी पॉलिसी के बारे में, अपनी कवरेज के बारे में, आपने कितना क्लेम किया, आपके कितना सम इंश्योर्ड बचा है। ये सारी चीजें बहुत बार क्या होता है लोगों के ध्यान में पूरी तरह से नहीं रहती हैं। सो आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनीज को निर्देश दिया है कि साल में 2 बार एक 6 महीने के बाद और एक रिन्यूअल से मान लीजिए 1 महीने पहले आप हर अपने जो पॉलिसी होल्डर है उसको एक कम्युनिकेशन भेजेंगे जिसमें आप उसकी क्या-क्या कवरेजेस है, कौन फैमिली मेंबर है, क्या सम इंश्योर्ड है, क्या क्लेम हिस्ट्री, आप ये इसको साधारण भाषा में लिख देंगे जिससे एक आदमी को ये समझ में आ जाए कि उसकी कवरेज कैसे चल रही है। जैसे मान लीजिए आपने यदि 2 लाख 3 लाख रुपए की कवरेज ली हुई है और आपने एक 50,000 रुपए का क्लेम लिया हुआ है तो आपके बैलेंस में 1.5 लाख या 2 लाख बचे हुए हैं। ये इस तरीके से पता लग जाने से एक धारक को ये समझ में आ जाता है कि भाई सपोज मेरे को अभी कोविड से टेंशन है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो क्या मैं सम इंश्योर्ड बढ़ा लूं, क्या मैं और करूं जिससे कि मेरी प्रोटेक्शन जो है वो चलती रहे और तरीके से मेरे पास सम इंश्योर्ड रहे। सो ये एक तरीके की फाइनेंशियल अवेयरनेस है जो कि इससे आ रही है। इसके संग संग आईआरडी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला कि आप इंश्योरेंस कंपनी आप इस बात को ऐसे उनको भेजें कि कॉमन आदमी को समझ में आए। बहुत बार क्या होता है हम लोग इंग्लिश या वर्ड्स बहुत तरीके से हम लोग चीजों को प्रेजेंट करते रहते हैं तो कॉमन मैन को क्या होता है उन बहुत चीजों का ज्ञान नहीं होता है तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आईआरडीए ने जो एक सर्कुलर निकाला है उसमें उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जो बहुत ही अच्छी बात है कि रेगुलेटर ने एक तरीके का उदाहरण देके लोगों को ये बताना चाहे, इंश्योरेंस कंपनी को ये बताना चाहे कि आप सरल भाषा में सरल तरीके से लोगों को ये मिनिमम जानकारियां दें और ऑब्वियसली उनको एनकरेज करें कि और भी उनको कुछ जानना हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि किसी की क्लेम हो जाती है तो आप उसके बाद उनको 15 दिन में एक और जानकारी दें कि भाई आज आपका ये क्लेम हो गया है, इतना सम इंश्योर्ड है, इतनी चीज बाकी है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सो एक तरीके से आईआरडीए का जो रुझान आ रहा है वो है कंटिन्यूअस आप कस्टमर को एंगेज करते रहे, उसकी कवरेजेस के बारे में उसको बताते रहे और होपफुली कस्टमर उन चीजों को सीख के उसके लिए जो राइट है उसको जो चीज उसको करनी चाहिए वो उन चीजों को आगे करता चलेगा और इवेंचुअली हम लोग सिक्योरिटी जो है एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस वो लोगों के लिए स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल राकेश जी, आपने सही बोला और एक ट्रांसपेरेंसी भी पॉलिसी धारक इंश्योरेंस कंपनी के बीच में रहेगी क्योंकि हमें मालूम है इंश्योरेंस की कुछ बारीकियां काफ़ी टेक्निकल हो सकती हैं पॉलिसी धारकों के लिए। ये माध्यम क्या होगा? जैसे मानिए आपने बताया कि साल में 2 बार बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ पॉलिसी धारक को देनी होगी कंपनियों को, जो कि हम पूरी एक लिस्ट चला भी रहे हैं कि आपको कौन कौन सी जो जानकारी अपने कंपनी से मिलेगी। तो वो तरीका क्या इंश्योरेंस कंपनीज के लिए रखा गया है जिससे वो अपने जो पॉलिसी होल्डर है उनसे संपर्क करेंगे इनके बारे में? आईआरडीए की जो गाइडलाइन आई है उन्होंने ये बोला है कि भाई प्रिफर्ड ऑप्शन जो है उन्होंने लिखा है भैया चिट्ठी भी लिख सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, एसएमएस भी भेज सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि चिट्ठी वाला जो माहौल है, चिट्ठी वाला जो टाइम है वो अब खत्म हो गया। सो यदि कस्टमर की हमारे पास फोन नंबर होगी और ईमेल होगी तो हम दोनों चीज इलेक्ट्रॉनिकली भेजेंगे। इसका एक फायदा और है कि मेल और मैसेज जनरली आप सेव भी करके रख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आपके लिए हर समय अवेलेबल भी है। वेरे चिट्ठी कागज क्या होता है आगे पीछे इधर उधर हो जाते हैं तो बहुत बार जो इंफॉर्मेशन जो एक धारक को राइट टाइम पे चाहिए बहुत बार वो मिलती नहीं है। सो आईआरडीए का लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को इंफॉर्मेशन देना और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक चैनल का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरी एक ही गुजारिश है हर पॉलिसी होल्डर से जो पॉलिसी वगैरह खरीदता है कि आप अपना सही नंबर और सही ईमेल इंश्योरेंस कंपनी के संग में शेयर करें और कभी भी चेंज हो जाए तो आप इसको जरूर अपडेट करें। ये सही आपने एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया राकेश जी, क्योंकि कई बार हम इस छोटी सी बात को, ये छोटी लगती जरूर है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसको नजरअंदाज कर देते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है, हमारी जो बेसिक जानकारी जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको अगर हमारा बदल भी जाता है, नंबर बदल जाता है, कोई और डिटेल्स बदल जाता है तो हम उसको कई बार चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से तो आप अपने जो डिटेल्स हैं वो एकदम अपडेट तुरंत कर लें। चलिए यहाँ पर बातचीत जारी रखेंगे राकेश जी से और ये भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कि इंश्योरेंस कंपनी का जो अब फोकस है आपको बीमा देने पर तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा अब आपकी सेहत पर भी है और उसके लिए क्या वो कर रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे। राकेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं, देखते रहिए मनी गुरु।
आज हम इंश्योरेंस की बात करें मनी गुरु में बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के ईडी एंड सीईओ राकेश जैन। राकेश जी से हम जो आने वाले समय में इंश्योरेंस को लेकर कुछ बदलाव हो रहे हैं, जो आपके हित की बात है, आपके फायदे की बात है, वो समझ रहे हैं उनसे बहुत ही आसान भाषा में। राकेश जी, ये कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले हमने देखा भी था इंश्योरेंस को लेकर। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप इसमें और थोड़ा सा क्लैरिटी दें, क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेसिकली वो ये फोकस करना चाहती है कि डेफिनेटली आप किसी की बीमारी के खर्चा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भरपाई करती ही है, लेकिन कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि जो पॉलिसी धारक है वो बीमार ही ना पड़े, वो फिट रहे। तो इसको लेकर वैल्यू एडेड सर्विस जोड़ने की बात कही गई है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी स्वाति जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आप मेरी माने तो हमारा देश एक यंग देश है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, यदि आप एवरेज मीडियन एज देखिए तो 30-32 साल आती है। ऐसे दौरान में ये सोचना कि आदमी जल्दी से बीमार पड़ेगा, अस्पताल जाएगा, बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां, वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ये बहुत बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं इन लाइफस्टाइल डिजीज़ को कंट्रोल हमें करना है। और उस कंट्रोल करने का तरीका बेसिकली आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप वेरियस एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो इंश्योरेंस के दायरे में हम लोगों ने ये भी सोचा है कि इंश्योरेंस के संग में हम लोगों को किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं, उन लोगों को किस तरीके की प्रोत्साहित सुविधाएं दे सकते हैं, इसको हम लोग वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरह बोलते हैं। आज की तारीख में इंश्योरेंस कंपनियां जब अपना प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल कॉस्ट है, उसके संग में इंश्योरेंस कंपनियों ने अब लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरीके की सेवाएं देना चालू किया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं लेकिन डॉक्टर के पास जाने में हिचकिचाते हैं, तो हम लोगों ने सुविधा देना चाहिए कि यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम आपको फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं, डिस्काउंट्स दिलवा सकते हैं, ताकि आप यदि बीमार पड़ रहे हैं तो आप जाके राइट टाइम पे राइट जो है आप उस पे वो डॉक्टर की एडवाइस लेके जल्दी से स्वस्थ हो सकें। बहुत बार केस बिगड़ने के पहले यदि काम हो सकता है तो शायद आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत जगह हम लोग ये देखते हैं हेल्थ चेकअप लोग कराने में कतराते हैं, या लोग सोचते हैं हम 50, 55, 60 के हो जाएंगे तो हेल्थ चेकअप कराएंगे। बीच में बहुत सारी बीमारियां होती रहती है। लोगों को हमने देखा डायबिटीज हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि भाई डायबिटीज को मेंटेन करने का नेचुरल तरीका है कि आप घूमते फिरते रहिए, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है। तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप यदि इतना चलेंगे, आप यदि इसमें खेलेंगे या स्पोर्ट्स में करेंगे, तो हम इंश्योरेंस कंपनी आपको इस तरीके की सुविधाएं देंगे, डिस्काउंट्स देंगे, वो सब देंगे। सो वैल्यू एडेड सर्विसेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो हम लोग रिटेल पे बेचते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी लाइफ लॉन्ग प्रोवाइड करने की गारंटी देती है। वो 1 साल का प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये गारंटीड है कि हमको आपको रिन्यूअल देना ही पड़ेगा। इस गारंटी का मतलब है कि उस कस्टमर को अब हमने जिंदगी भर हमने उसका साथ देना है। तो हम चाहते हैं कि वो कस्टमर भी जिंदगी भर स्वस्थ रहे, अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे, वो भी खुश रहे, और होपफुली उसको कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा यदि हम तरीके से उसको करें तो उसी को हम वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं। और बहुत सारी चीजें अभी भी हो रही हैं, बन रही हैं। डिजिटल इन्वायरमेंट में इनका प्रचलन दिन पे दिन बढ़ने वाला है। बिल्कुल, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताया है राकेश जी, वो है सेहत को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज हम लोगों ने किया है। और जितना डेस्क रिलेटेड जॉब बढ़ गया है, हमने देखा कोविड में भी बाहर जाना, ऑफ कोर्स बाहर आना जाना तो लोगों का ऑलमोस्ट कम ही हो गया था। अब बाहर वैसे भी नहीं जा सकते, तो कई लोगों में ये लाइफस्टाइल रिलेटेड या एक जगह बैठने से काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो उत्पन्न हुई। अब जब मानिए आपने वैल्यू एडेड सर्विसेज की बात की है राकेश जी, मानिए किसी को कोई पॉलिसी लेनी है, अब वो वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए क्या उसको इंश्योरेंस कंपनी को कहना पड़ेगा या वो पॉलिसी में इंक्लूडेड होती हैं? इसके लिए क्या थोड़ा सा कुछ प्रीमियम ज़्यादा होता है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। हर इंश्योरेंस कंपनी स्वाति जी, उन्होंने क्या है 4, 5, 6 तरह की पॉलिसीज बनाई हैं। आप हर पॉलिसी के संग में कुछ फीचर्स कुछ नए होते हैं। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी थोड़ी बहुत भिन्न होती है। एक बेसिक मिनिमम सर्विसेज होने लग गई है, और उसके ऊपर की सर्विसेज जनरली कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए
कभी कभी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। सो मेरा सबसे पहले तो यही सजेशन रहेगा कि हर कस्टमर को सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि उनकी नीड के हिसाब से कौन सी राइट पॉलिसी है। वैल्यू एडेड सर्विसेज जनरली हम जब प्रोडक्ट फाइल करते हैं आईआरडीए के संग में, तो उसके संग में हमको वैल्यू एडेड सर्विसेज की लिस्ट हम क्या करना चाहते हैं वो भी फाइल करते हैं, ताकि आईआरडीए को भी ये लगे कि भाई जो चीज आपने देना है वो कोई मिस सेलिंग नहीं हो, कोई मिस गाइडेंस नहीं हो। कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, ज्यादातर जो नॉर्मल वैल्यू एडेड सर्विसेज है उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन कल मान लीजिए कोई गैजेट्स और वो सब होते हैं तो ऑब्वियसली वो चूंकि वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो तो बाहर से जो चीजें होती हैं उनकी कॉस्ट उसमें ऐड हो जाती है। बट ओवरऑल यदि एक आदमी वैल्यू एडेड सर्विसेज पे तरीके से चले तो उसकी प्रीमियम जो हो सकती है वो बच सकती है। सो हमारा ये मानना है कि जो कस्टमर वैल्यू एडेड सर्विसेज को तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे वो एक्चुअली ज्यादा गेनर होंगे, उनको फायदा ज्यादा होगा एज अगेंस्ट समबडी हु डज नॉट फॉलो वैल्यू एडेड सर्विसेज। जैसे आप अपना वजन यदि डिस्प्रोपोर्शनेट बढ़ जाएगा, आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका शायद प्रीमियम कम हो जाए, नहीं तो आपने ज्यादा प्रीमियम देना है। सो कॉस्ट ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज vis-a-vis प्रीमियम यदि आप देखेंगे तो ये ग्राहकों के फायदे की बात भी है। तो सेहत बनेगी तो प्रीमियम घटेगा, ये एक कैच लाइन है जो हर किसी को समझने की जरूरत है। आरोग्य संजीवनी पर आखिरी सवाल राकेश जी हम आपसे समझना चाहेंगे। पिछले साल ये आई स्टैंडर्ड हेल्थ पॉलिसी, हर एक कंपनी के समान सेम पॉलिसी, सेम शर्तें और सेम नियम, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आरोग्य संजीवनी को, और आपको लगता है कुछ और इसमें बदलाव करने की जरूरत है लोगों के हिसाब से, या आने वाले जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसके हिसाब से? स्वाति जी, आरोग्य संजीवनी एक बहुत अच्छी सोच है। हमने देखा है कि हमारे देश में 2 से 2.5% आदमी खाली हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, जो कि एक तरीके की बहुत ही गंभीर पॉइंट है, क्योंकि खाली 2-2.5% और यदि आप फैमिली जोड़ दें तो 6-7% आदमी अपना फैमिली इंश्योरेंस ले रहे हैं, बाकियों को कभी गवर्नमेंट से या कोई कंपनियों से मिलता है, और 50-60% आदमियों के पास इस देश में कुछ भी नहीं है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे रेगुलेटर आईआरडीए ने आके हमको बोला कि भाई हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो हर लोगों को समझ में आए। वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदे तो उनको सेम प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आरोग्य संजीवनी को आईआरडीए ने कोविड के दौरान रिलीज किया। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जब सारा माहौल एक तरीके से बंद था, सब कुछ था, उसके बीच में इंश्योरेंस कंपनियों ने आके इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया और ये आरोग्य संजीवनी की अपटिक बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन चूंकि 2-2.5% लोग खाली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और 130 करोड़ आदमी इस देश में, आई थिंक जर्नी इतनी बड़ी है कि सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्ट में सम इंश्योर्स भी बहुत अच्छे हैं, आज के तारीख में कॉस्ट भी इसमें सबसे लोएस्ट है। आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों जो इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे या नहीं खरीद पाते हैं उनको अब ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। और ये आईआरडीए ने भी हमसे बोला है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आप इसकी जो प्राइसिंग है थोड़ी लो रखिए ताकि लोग उत्साहित हो, कम से कम इंश्योरेंस में आए तो सही। तो ये सब चीजों को देखते हुए आरोग्य संजीवनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अपटिक बहुत अच्छी आई है और मेरा ये मानना है अब ये आगे और बढ़ने वाला है और हम नई नई चीजें इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे अभी तक 1 साल की पॉलिसी आती है, हम चाहे तो इसको 2 साल 3 साल कर सकते हैं। हम आईआरडीए से बात भी कर रहे हैं यदि हम बढ़ा सकते हैं। सम इंश्योर जो ओरिजिनली 5 लाख तक का था उसको भी आईआरडीए बोलता है कि आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं एक तरीके से हम लोग इसमें ऐड करना है और कस्टमर ने इसको समझ के लेना है, यही मेरी गुजारिश है। बाकी सर जी, राकेश जी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पूरे इस ज़रूरी जो हमारा ये एक प्रोडक्ट है, हमारी ज़िंदगी के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उस पर एक कई ज़रूरी बदलावों पर आज हमारे साथ चर्चा की, हमारे साथ शो में शामिल हुए आप मनी गुरु में, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी बुलाने के लिए। इसी के साथ मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।